हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया होगा और एक नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आगे बढ़ते हुए वेव ऑप्टिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आज की क्लास में इंटरफेरेंस सीखने वाले हैं। बेसिकली इंटरफेरेंस के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाली कि एक्चुअल में क्या होता है इंटरफेरेंस, थोड़ा सा फील करेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस, जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है दैट इज वेव ऑप्टिक्स, और इसमें पहला टॉपिक आज हमें सीखना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स से एक थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वेव ऑप्टिक्स एक्चुअल में जब भी आपने अगर साउंड वगैरह का थोड़ा सा चर्चा कभी करी होगी या सुना होगा साउंड के बारे में, तो एक्चुअल में आपने अगर वो चीज़ थोड़ी थोड़ी समझी है तो ये चीज़ समझने में भी थोड़ी सा आसानी होगी। खैर कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ें नहीं भी कभी पढ़ी है तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत से बिल्कुल बेसिक तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमें लाइट को समझना किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे समझो, साउंड को थोड़ा समझते हैं तो लाइट को समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा फील करना उतना मुश्किल है। लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें साउंड की, साउंड में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक सोर्स लगा हुआ, मान लो यहाँ मेरी दीवार पे मैंने एक स्पीकर लगा दिया। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, वहां से वेव्स चलती हैं। वेव्स किस फॉर्म में चलती है? प्रेशर के फॉर्म में। आपने अगर सुना होगा कभी भी साउंड के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वेव्स होती हैं वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करती हैं, एक जगह पे हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इस तरह से चलती हैं। एक्चुअल में कराती क्या है, वो पार्टिकल को एसएचएम कराती है। पार्टिकल को एसएचएम कराती है। ऐसे समझो कि जब भी आपने देखा कि मान लो हमारे पास एक ही रस्सी थी, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक वेव से शुरुआत करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ही रस्सी थी और इसके एक छोर पे हमने एक हल्का सा जर्क दिया, इस तरह से एक जर्क दिया, तो वो क्या हुआ, यहां से यहां तक कुछ ट्रैवल करके जाता है। आपने देखा होगा, है ना, ऐसे करते हैं, हल्का झटका दिया तो झटका आगे की तरफ मूव करता है। एक्चुअल में वो मूव क्या करता है, हमें ये समझना सबसे जरूरी कि वो जो मूव किया रस्सी का, देखो ऐसा समझो भाई, यहां पे हमने इस पार्टिकल को झटका दिया तो ये पार्टिकल तो ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे भी आ गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ वाला पार्टिकल तो यही है, यहाँ वाला पार्टिकल तो यही है, यहाँ वाला पार्टिकल तो यही है। उसकी पोजीशन आगे पीछे नहीं हो रहा, ऊपर नीचे जरूर हुआ, लेकिन यहां से यहां तक कुछ हमें जाता हुआ दिखता है ना। अभी फिलहाल में तो मेरे पास कोई दूसरा पकड़ने वाला होता तो ज्यादा अच्छा रहता, मुझे समझाने में थोड़ा सा आसानी रहती। खैर कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, बाद में इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग जरूर करके देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझो कि मान लो हमने, आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि हमने एक रस्सी को हल्का सा झटका दिया, तो झटका एक्चुअल में क्या होता है, वो आगे की तरफ मूव करता है। तो एक्चुअल में वहां पर जो ट्रांसमिट हो रही चीज यहां से यहां तक, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी। यहां से यहां तक क्या गया, ये एनर्जी। क्या कोई पार्टिकल गया? क्या कोई फिजिकल चीज गई? नहीं गई, क्या, एनर्जी जो यहां से यहां तक ट्रैवल करती है। तो एक्चुअल में वेव क्या होती है कि जो एनर्जी एक जगह में ट्रैवल करती है। आपने जैसे देखा होगा, मान लो हम लोग वो प्रेयर वाली लाइन में लगे होते हैं, याद है जब हम लोग जाते थे सुबह स्कूल में? अब तो खैर स्कूल में तुम लोग कहाँ पढ़ते हो, है ना, बिगड़ गए हो तुम लोग। सुनो इधर मेरी बात, मान लो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या था कि हम लोग वो एक दूसरे को छेड़ने के लिए क्या करते थे, आगे की तरफ धक्का देते थे, याद है? एक को धक्का दिया, धीरे 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 उसने अपने आगे वाले को, तो उसका आगे वाला क्या कर रहा है, उसको पीछे कंटाप खींच के दे रहा है। क्यों दे रहा है धक्का? तो कह रहा है पीछे से आया है, पीछे से आया धक्का, क्या क्या आ गया है, धक्का, है ना भाई। हमने तो अपने आगे वाले को दिया, ठीक है, उसने उसके आगे वाले को। तो एक्चुअल में क्या कोई पर्सन कहीं मूव किया? नहीं, हर हर इंसान अपनी जगह पे खड़ा है, बस उससे धक्का सिर्फ आगे जा रहा है, धक्का सिर्फ आगे जा रहा है। तो एक्चुअल में ट्रैवल क्या करता है, एनर्जी। जो सारा खेला है वो सारा खेला किसका है, एनर्जी का। क्या बात समझ आ रही है? उसी तरह से जैसे साउंड की बात करते हैं, साउंड में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो प्रेशर के फॉर्म में आगे बढ़ती है। कि जैसे मान लो हमने कुछ बोला, मान लो मैंने यहाँ से कुछ बोला, तो वो बोलने पे क्या होता है कि यहाँ से वेव्स जनरेट होती है। किस तरह से? कि जब मैंने बोला तो मैंने यहाँ की हवा को पुश किया, यहाँ की हवा को पुश किया, तो वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है। इस तरह से कि मान लो ये हवा के पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो जब जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ बोला तो यहाँ वाली हवा डेंस हो गई एकदम से, यहाँ वाली हवा डेंस हो गई, और फिर उसने अपने आगे वाली जगह को डेंस किया। तो इस तरह से धीरे 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 वो एक कंप्रेशन के फॉर्म में, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है। सिमिलर तरह से जब हम लोग वेव की बात करते हैं लाइट में, तो लाइट में वेव किस तरह से समझते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे क्या आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना, इस तरह से।
ये मान लो लाइट इस तरफ मूव कर रही है, तो इसमें एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और इस तरह से हमारी वेव चल रही होती है। ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर हमारी वेव की डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन। क्या बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक तो कैसे होता है ना, इस तरह से मान लो चल रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वेव, इस तरह से, है ना। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ मैक्सिमम पहुंचा, फिर धीरे धीरे नीचे आया, तो उसने उसके बाद अगला वाला, फिर उसके बाद अगला वाला, फिर उसके धीरे 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 वो टुकड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। टुकड़ा का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये कोई फिजिकल चीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखी, आपने कोई एक्चुअल में नहीं देखी, लेकिन आपने ये चीज जरूर देखी, रस्सी में वो झटका आगे जाते हुए, या वो प्रेयर की लाइन में धक्का आगे जाते हुए, है ना। ये भी आपने सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसको आप देख नहीं सकते। इसी वजह से मैंने ये जो फिजिकल एग्जाम्पल लिए हैं, इससे समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है लाइट वेव को। अच्छा, अब एक्चुअल में बात करते हैं कि होता क्या है इंटरफेरेंस फिनोमेना। हम लोग क्या समझते हैं इससे? मान लो हमारे पास दो साउंड वेव थे, या सबसे पहले मान लेते हैं दो लाइट सोर्स थे, कुछ भी मान लो, दो साउंड सोर्स मान लो या दो लाइट सोर्स मान लो, किसी से भी बात करो। तो होता क्या है, वहां से भाई हम लोगों ने बात करी कि पार्टिकल को एसएचएम कहा, भाई यहाँ वाला पार्टिकल ने एसएचएम किया, फिर आगे वाले पार्टिकल ने एसएचएम किया, तो ऐसे समझ पार्टिकल एसएचएम करते 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 आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो मान लो ये एक सोर्स था और एक ये सोर्स था, ठीक है। यहां वाली जो लाइट थी, आपने वेव का इक्वेशन पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये किसका इक्वेशन होता है? वेव का इक्वेशन, है ना, प्लस सम फेज रख सकते हो फाई, है ना। और ये किसका इक्वेशन है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। याद करो, याद करो, ये किसका इक्वेशन होता है? एसएचएम का इक्वेशन होता है। बिल्कुल सही जवाब, किसका? एसएचएम का इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो यहां से वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और यहां पे कोई एक पार्टिकल था, यहां पे मान लो मेरा कान है, ठीक है, अभी हम लोग साउंड की मान लो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां वाले पार्टिकल ने एसएचएम किया, यहां वाले पार्टिकल ने एसएचएम किया इस वेव की वजह से। मान लो यहां से भी एक वेव चली, हम लोग अब सिंगल वेव की बात कर चुके हैं, अब डबल की बात कर रहे हैं कि इस वाली वेव ने भी क्या करा है, इसको एसएचएम कराया। मान लो एक ही डायरेक्शन में एसएचएम कराया, तो इसने करा दिया 3, इसने कराया 3, और मान लो इसने करा दिया 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 9। यानी अभी हम लोग बिल्कुल वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन जोड़ रहे हैं, ठीक है। बात समझना ध्यान से भी पहले। तो हम क्या समझते हैं एक्चुअल में कि जब दो सोर्सेज से वेव चलती है तो एक्चुअल में वो पार्टिकल्स को एसएचएम कराते हुए चलती है। इन केस में अगर बात करें लाइट वेव की, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसएचएम करता हुआ चलता है, और जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी टोटल कैलकुलेट करनी होती है, उस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिजल्टेंट करते हैं। बात करें अगर साउंड वेव में, तो टोटल पार्टिकल का एसएचएम में कैलकुलेट करते हैं, या टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ साउंड, है ना। वो जो रिजल्टेंट बनकर के आता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट की। और एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं, तो वहां पे कुछ इस तरह की घटना घटित होती है जो कि बिल्कुल ही अप्रतिम होती है, बिल्कुल ही अद्भुत होती है। वो घटना क्या होती है कि जब भी दो वेव आपस में आगे बढ़ रही हैं, तो वो कुछ इस तरह से आप एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं। अब देखो वेव कैसे चलेगी, देखना ध्यान से, वेव ऐसे चल रही है, वेव ऐसे चल रही है ना, वेव तो ऐसे चल रही है। तो एक्चुअल में जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं, तो कुछ जगह पे वो इंटेंसिटी को डार्क कर देती है और कुछ जगह पे वो इंटेंसिटी को ब्राइट कर देती है। दिस कंप्लीट फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। वो आपस में इस तरह से इंटरफेयर करती हैं कि कुछ जगह पे हमें डार्क दिखता है, कुछ जगह पे ब्राइट दिखता है। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है भाई? ऐसे समझो कि जहां पर मान लो ऐसे एक वेव ये थी, ठीक है, एक वेव ये थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इस वाली वेव, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? ड्रफ्ट। तो इस वाली वेव का क्रस्ट अगर आपस में सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इसका ट्रफ सामने आ रहा है, यानी यहाँ की भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेम, तो ये बढ़ जाएगी। मान लो इस तरह से होता, मान लो इस तरह से वेव होती है कि एक तो ये है, ठीक है, और दूसरी वेव इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? इसकी क्रस्ट इसके ट्रफ पे मिल रही, इसकी ट्रफ इसके क्रस्ट पे मिल रही, फिर इसकी क्रस्ट इसके ट्रफ पे मिल रही। एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ पे इंटेंसिटी हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में यहीं पर होता है, यही उस दोनों वेव के फिनोमिना में होता है कि जब वेव्स के क्रस्ट आपस में मिलते हैं, तो वो मिलके उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट होती हैं वेव्स, तो उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो डाउन हो जाती है।
इसी वजह से कुछ जगह पे हमें डार्क स्पॉट्स दिखते हैं और कुछ जगह पे हमें ब्राइट दिखते हैं, फ्रिंजेस दिखती हैं, वो जो पैटर्न दिखता है जिसको बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। क्यों दिखता है? क्योंकि कुछ जगह पे इस तरह का फिनोमिना हो रहा होता है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ जगह पे इस तरह का फिनोमिना दिखता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मेरा वो एक्सपेरिमेंट याद करो। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो मैंने ऑप्टिक्स की पहली क्लास में कराया था। अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो जाके उसको पूरा देखो वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने एक्चुअल में क्या कराया था, मैंने एक फोन लिया था और उस फोन की स्क्रीन पे मैंने लाइट डाली थी, याद है। और उस लाइट से मैं क्या कर रहा था कि उस लाइट को मैं देख रहा था, तो फोन में याद एक टेम्पर्ड कवर होता है ना। जब मैं टेम्पर्ड की तरफ से डाल रहा था तो मुझे वहां पे कुछ फ्रिंजेस पैटर्न दिख रहे थे, याद है। और जब मैं बैक तरफ से डाल रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, मुझे फ्रिंजेस पैटर्न नहीं दिख रहे थे। तो एक्चुअल में वहां पे जो फिनोमिना हो रहा था दैट वाज इंटरफेरेंस। अब जाके हमें उसका जवाब मिल रहा है कि ऐसा। आप उसको और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, वो जो सरप्राइज है थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अभी हम लोग इंटरफेरेंस में भी उस कंप्लीट फिनोमिना को पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में वहां पर हो क्या रहा होता। अभी इतना मैंने हिंट दे दी कि वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा था, इस वजह से हमें जो ये फोन था, फोन इस तरह का था हमारे पास, है ना। आप लोग भी करके देखो अपने अपने फोन में। क्या करो कि अगर टेम्पर्ड लगा हुआ है, ऐसे नहीं, ठीक है ना, टेम्पर्ड जिस तरफ से लगा होता है उस पर से आप लाइट डालो। अगर व्हाइट लाइट जा रही तो अच्छी बात है, वरना आप लेजर भी डाल सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, फोन की स्क्रीन पे जहां पर मान लो ये एक तो एक जगह पे तो व्हाइट लाइट दिखेगी, उसके चारों तरफ हमें इस तरह से इंद्रधनुष दिखेंगे, मतलब वही 7 रंग, पूरा हमारा स्पेक्ट्रम दिखेगा इस तरह से। कहीं पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, बस तीन चार फ्रिंजेस तक दिखते हैं, उसके बाद फिर वो डल हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा हम वहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं ना। इतना ज्यादा वहाँ पे एक्यूरेट चीजें नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे फिर भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया भी था, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाने की, उस क्लिप को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या देखने को मिलता है? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से देखने को मिलता है। तो हुआ क्या था कि उस पॉइंट पर जैसे हमें किसी पॉइंट की बात करनी, किसी एग्जैक्ट पॉइंट की बात करनी, तो उस पॉइंट पर हमें उन दोनों के एसएचएम्स को जोड़ना होता है। और जो टोटल मिल क्या रही है, वेव्स मिल रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी जाए, अगर हम एक्स को फिक्स कर देंगे तो वो जो इक्वेशन मिल जाएगी दैट विल बी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर फील नहीं आएगा ना वेव में या आपका ऑप्टिक्स में किसी भी टॉपिक की बात करें, तो उतना मजा नहीं आने वाला आपको आगे, ठीक है। तो आई होप थोड़ी थोड़ी चर्चा समझ आई होगी। अब थोड़ी सी इसकी गणित पे काम करेंगे हम लोग, थोड़ी सी गणित करेंगे, इससे क्या होगा और अच्छे से आपको चीजें जो मैथमेटिक्स है की जो कैलकुलेशन है वो समझ आएंगी, ठीक है। इसमें अगर कुछ समझ आ रहा है तो उतार लो। आई होप यहां तक की बातें थोड़ी थोड़ी आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग आगे थोड़ी सी बात क्या करेंगे इसमें, इसी की मैथमेटिक्स पे। मान लो हमारे पास वही एक ये सोर्स दिया हुआ था जिसकी जो जहां से जो वेव निकल रही थी उसकी जो वेव का इक्वेशन था दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई 1, इस तरह से मान लो, ठीक है। और यहां से जो वेव चल रही थी y, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई 2। ये दो वेव की इक्वेशन है, ये हमें पता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि जब रिजल्टेंट निकलेगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो हमें बेसिकली रिजल्टेंट से काम है। अच्छा, तो रिजल्टेंट हम किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, बात समझ आती है। अगर किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट अगर हम x को फिक्स कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो जो इक्वेशन बन रही है दैट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी मैंने समझाया था आपको, अगर मैं x फिक्स कर दूं तो भाई ये तो आपका पूरा फेज बन जाएगा। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फेज, तो किसका इक्वेशन था? एसएचएम का। तो एसएचएम को जोड़ना में आता है क्या? अगर नहीं आता है तो इधर देखो, मान लो हमारे पास एक एसएचएम का इक्वेशन था y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, और दूसरे का इक्वेशन मान लो y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट हम किस तरह से निकालते हैं, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बात क्लियर? और इसको जोड़ते किस तरह से, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको आप ओपन कर दो, क्या जाएगा, प्लस a2, नीचे कर दे रहा हूं शायद उधर दिखे ना, प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी, a2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करा दो, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है।
देखो ध्यान से, इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, वाई नेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। क्या बात समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? अब आपको दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से, जब एक उसका साइन में है एक कॉस में, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। साइन और कॉस आपस में कितना फेज होता है इनके बीच, 90 डिग्री का। तो इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे कि जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वाई नेट इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये तो सीखा होगा ना छोटी क्लासेस में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर पूरा, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। सुनना ध्यान से, शॉर्ट जल्दी कर रहा हूं उसको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये हो गया इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में इसमें A2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हाँ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। आहा, क्या बात समझ आई है? अच्छा, और रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं, जब साइन में आ जाए, साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स A2 साइन फाई। आई होप दिख रहा हो, दिख भी ना रहा हो कोई दिक्कत नहीं, इधर नीचे मैं इसको बाद में क्लियर करा दूंगा। A1 प्लस A2 कॉस फाई इस तरह से होता है, मतलब आप सिर्फ इस पे पहले फोकस करो कि एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आ जाता है, फिर कॉस फाई प्लस सम फेज, है ना, फेज की बात क्या है उसको कर लेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो हमें यही करना होता है, यानी इसका रिजल्टेंट कितना है एम्पलीट्यूड, भाई हमें एसएचएम जोड़ना है, मान लो किसी एक पॉइंट पर आकर के जोड़ना है, तो यहाँ पर ए नेट क्या आने वाला है, ए नेट आने वाला है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। उस पॉइंट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो ये है कि उस पॉइंट पे तो हमें एसएचएम ही जोड़ना है, तो ठीक है यही आ जाता है। अच्छा भाई, दूसरी बात क्या करनी है इसमें, ध्यान से देखो, अगर हमें ए नेट पता है, भाई एसएचएम ही तो जोड़ा है, तो वही तुमने यहाँ पर आके लिख दिया, ठीक है। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भाई मान लो x2 था, ये हमारा x1 था, तो यहाँ से ये दूरी x1, ये दूरी x2, तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 प्लस फाई1, उसमें क्या जाएगा ओमेगा टी प्लस kx2, सॉरी इसमें x1 इसमें x2 आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, ये फेज होता है, ये फेज, तो जब इससे इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस kx2 प्लस फाई टू माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे मैंने x x2 कर दिया ये डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं x x1 कर दूंगा, k x1 माइनस फाई वन। बात क्लियर? ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, k कॉमन है x2 माइनस x1 प्लस फाई टू माइनस फाई वन। जनरली हम कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जनरली जो हमें सवाल गिवन होते हैं, जनरली फाई वन इज इक्वल टू फाई टू, तो अगर आप फाई वन इज इक्वल टू फाई टू लोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन, या इसको लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, इसकी दूरी माइनस इसकी दूरी, यानी इसका मतलब अगर मान लो ये हमारा 5 था, ये हमारा 3 था, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और डेल्टा फाई क्या था, फेज डिफरेंस। और अगर आपने कभी भी थोड़ी बहुत वेव की शुरुआत करी होगी तो वहां पे आपको के बताया जाता है, के इंट्रोड्यूस किया रहता है, वेव नंबर, इसको बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से डिनोट करते हैं, याद है, ये देखा होगा 2 पाई बाई लैम्डा। तो आप यहाँ पे के की वैल्यू रख दोगे तो डेल्टा फाई आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। लेट मी चेक ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके विजिबल है, ठीक है। क्या ये बात समझ आई, क्या इक्वेशन आपने बहुत जगह देखा है, क्या इसका मीनिंग समझ आया? एक्चुअल में इस पॉइंट पर आकर के हम फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में किस तरह से यहां वाले पार्टिकल का एसएचएम निकाला भाई, ये हमने यहाँ पे अगर हम इसका एसएचएम ही तो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A1 सॉरी इस वाले का लिखेंगे A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 हो गया ना बाबू, है ना, क्या आ गया के x2 और फाई टू, यहां से क्या आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाई वन, है ना। तो जब इसके फेस से इसको फेस को घटाते हैं तो हमें फेस डिफरेंस मिल जाता है। भाई एक्चुअल में तो हम पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं ना, पार्टिकल की सारी चर्चा कर रहे हैं, तो पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी तो बोल सकता हूँ। पार्टिकल में क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि एक्चुअल में जब हम पार्टिकल को फील करके करेंगे इसका सारी कैलकुलेशन को तो हमें समझ आएगी बात। एक्चुअल में क्या होती है वेव्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, पार्टिकल, है ना। लाइट में कभी भी पार्टिकल नहीं चलते हैं, पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का खेल है पूरा। पहले एक बात बताओ, समझ आया या खाली मैं ही सीख गया हूं पूरा? क्या थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स समझ आ रही है हमें? अच्छा भाई, अगर समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पे कल थोड़ी गौर करो, इस थोड़ा सा गौर करो, इस टर्म पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं। यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट में गौर करने वाली बात क्या है, ये A1 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक भाई, डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है, पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड हमारा A1 है, A2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये भी करेगा क्योंकि दूसरे सोर्स का एम्पलीट्यूड है। cos फाई पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, cos फाई पे। cos फाई पे, फाई क्या है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, यानी ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों के फेज डिफरेंस पर। और अगर बात करी जाए फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, यानी ये फेज डिफरेंस पे बोल सकते हैं या इनडायरेक्टली हम पाथ डिफरेंस पे बोल सकते हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये उन दोनों के बीच के फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बात अगर करें तो हमें किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस पॉइंट पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है? क्या मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट, मान लो इसी पॉइंट की बात कर दी जाए, तो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, इंटेंसिटी का आपने सुना होगा, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा कभी भी, अगर वेव की थोड़ी सी बात करते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एक आता है 2 पाई समथिंग म्यू करके, इस तरह से फॉर्मूला आता है ना, तो उसमें ये निकालते हैं इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना भैया? ओके, इसका मतलब हम एम्पलीट्यूड बोले या इंटेंसिटी बोले, लगभग लगभग एक ही बात पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटेंसिटी की प्रैक्टिकल फील किस तरह से करते हैं? मैंने बहुत बार जब ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बच्चों से बोलते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी की वो फिजिक्स की मीनिंग तो बोल देंगे कि अच्छा इंटेंसिटी एक स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, अलग अलग तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन कभी भी मुझे सीधी सीधी बात नहीं बताते कि इंटेंसिटी होती क्या एक्चुअल में। इंटेंसिटी की वो ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसी पूरी डिफिनेशन बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इंटेंसिटी, अगर आप समझे तो ब्राइटनेस। इंटेंसिटी से सीधा मतलब क्या समझते हैं, ब्राइटनेस। जब आप बोलते हो फोन की ब्राइटनेस बढ़ाओ तो वहां पे आप एक्चुअल में क्या बढ़ा रहे होते हो, फोन की जो इंटेंसिटी होती है, वहां पे जो लाइट कब आ रही है बाहर, उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे होते हो। बात समझ आ रही है? वहां पे जो भी पार्टिकल्स उनका आप एम्पलीट्यूड इनडायरेक्टली बढ़ा रहे होते हो, है ना। ये चीज ध्यान देने वाली है। अच्छा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी, एक सेकंड रुकना, ये वाला थोड़ा सा नोट कर लो, तो थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, फिर अब बताता हूँ आपको। नोट करो ये वाला, देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। देखो ये ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अच्छा, ये नहीं मिल गया। अच्छा, इंटेंसिटी के आई नेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई नेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए नेट स्क्वायर के, है ना। तो आप इधर से स्क्वायर हटाओ, सॉरी स्क्वायर रूट हटाओ, और इधर क्या लगा दो स्क्वायर, तो हम क्या रख सकते हैं इस जगह पर, ये रख सकते हैं। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अच्छा, I1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, A1 स्क्वायर के, और I2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, A2 स्क्वायर के, है ना, है ना। ये कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर हटा के, ये प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट लगा लो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आई नेट क्या आ गया यहाँ से, आई नेट क्या आ गया, आई नेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इक्वल टू क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम के का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, के का मल्टीप्लाई करा दे, तो आप यहीं पे इक्वल टू कर लो, ठीक है ना, यहीं पे आप इक्वल टू कर लो और के का मल्टीप्लाई करा लो, के का मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक के का मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्या आ गया यहाँ से, अब के A1 स्क्वायर क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस इस के को तोड़ दो, इस के को तोड़ दो, रूट के, तो क्या आ गया हमारे पास, अगर हमारे पास आई की वैल्यू बोली जाए, सॉरी रूट आई की वैल्यू बोली जाए, तो क्या लिख सकते हैं, रूट के A1, तो इसका मतलब क्या, रूट के A1 क्या हो गया हमारे पास, 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई।
ये फॉर्मूला किसका बनता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अच्छा भाई ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। इसका मतलब क्या है, मैं एम्पलीट्यूड बोलूं या इंटेंसिटी बोलूं, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं? इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये cos फाई पे। cos फाई का मतलब क्या है? उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस उस पॉइंट पर। मैंने उस पॉइंट पर क्यों बोला? कि इस पोजीशन पे भी डिपेंड करता है ना, उस पाथ डिफरेंस कितना वो x1 x2 है एक्चुअल में। बात समझ आ रही? थोड़ी थोड़ी फील आ रही है? फील आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख देना नीचे, ठीक है? अच्छा भाई ठीक भाई, टाइम है अभी अपने पास? हाँ बिल्कुल है। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला? cos फाई पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा भाई, तो cos फाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? अब अगर cos फाई पे डिपेंड कर रहा तो cos फाई पे भी तो मैं पीएचडी करनी जरूरी है। तो cos फाई की वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड करती है? अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ये होती है -1, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो होती है +1। यानी इसी के बीच में इंटेंसिटी लाई कर सकती है। +1 और -1 के बीच में cos फाई की वैल्यू लाई कर सकती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी मैक्सिमम की बात करेंगे, तो वहां पे cos फाई कितना होगा? 1। और अगर इंटेंसिटी मिनिमम की बात करेंगे तो वहां पर जो cos फाई होगा वो कितना होगा? -1। सिमिलरली अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की बात करेंगे तो cos फाई होगा +1, और एम्पलीट्यूड मिनिमम की बात करेंगे तो cos फाई होगा -1। क्या बात समझ आ रही है? अर्थात 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 इसको मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं फिर बताता हूं। देखो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं cos फाई इज इक्वल टू 1, यानी वहां पर क्या होगा? इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। और मैंने आपको 2 केसेस बताए थे इंटरफेरेंस के, कि एक जगह पर अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अच्छा भाई, cos फाई की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब क्या है? cos फाई की अगर वैल्यू 1 होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होगी? अगर cos फाई की वैल्यू 1 है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 2n पाई। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये तो आपने पढ़ा होगा, 2n पाई। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बात अपने को समझ आ गई भाई। तो एक काम करो, ये क्या है हमारे पास? पाथ डिफरेंस। आप यहाँ पे डेल्टा भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, डेल्टा फाई, ठीक है। तो यहां से हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 2n पाई। क्या 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया? बिल्कुल मार दिया। डेल्टा एक्स क्या बचा हमारे पास? n लैम्डा। अरे वाह भाई वाह, ये कंडीशन तो देखी देखी सी लग रही है। ये उसी की कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। हम लोग तो भाई छोटी क्लास में पढ़े थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डायरेक्ट बता दो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, कि अगर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आएगा तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। यहां पर लैम्डा की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? सॉरी, n की वैल्यूज क्या हो सकती है? 0, 1, 2 सो ऑन। यानी n इज इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। यानी एक सेंट्रल में बिल्कुल जाके डेल्टा एक्स जहां पर हमारा 0 बिल्कुल सेंटर में होगा, वहां पर हमें एक मैक्सिमम मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? लैम्डा पे, फिर 2 लैम्डा पे। बात समझ आई? अच्छा, यहां पर जहां पर भाई cos फाई की वैल्यू 1 होगी वहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, और वहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा? n लैम्डा के बराबर। अच्छा, इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? I इज इक्वल टू, या आई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 रूट के अंदर, ठीक है। तो क्या ध्यान से देखो, तो क्या बन गया ये हमारे पास? रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? ध्यान से देखो, यही तो होता ही है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। आ गया भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। एम्पलीट्यूड की बात कर लो तो ए नेट किसके बाद? ये इसको आप बिल्कुल एक बड़े से डब्बे में बंद कर लो। ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारे पास? जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, अगर दोनों की इंटेंसिटी, अच्छा इसी में थोड़ा सा केस और कर लो, अगर i1 i2 बराबर हो, दोनों की इंटेंसिटी सेम आ रही हो, तो आई नेट किसके बराबर आएगा? तो आई नेट आ जाएगा हमारा भाई, देखो रूट आई, इसको आप आई के बराबर मान लो, रूट आई प्लस रूट आई यानी 2 रूट आई, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 4i। ये किसके बराबर आ गया? 4i के बराबर। यानी ये कंडीशन बनती है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब अगर बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो क्या होगा एक्चुअल में? तो क्या होगा? मैंने तो सारे फॉर्मूले बिगाड़ दिए, कोई बात नहीं, आपको तो याद ही होगा, नोट कर लिया था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहां पर cos फाई की वैल्यू कितनी होगी?
अभी मैंने बात करी थी cos फाई की वैल्यूज दो हो सकती थी, +1 और -1। +1 के केस में कंस्ट्रक्टिव और भाई मिनिमम कितना जा सकता है -1। जब मिनिमम चला जाएगा यानी बिल्कुल इंटेंसिटी 0 पहुंच जाएगी, 0 तो पहुंचेगी, कब पहुंचेगी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मिनिमम कब पहुंच जाएगी, मिनिमम सिर्फ यूज करो वर्ड, तो तब हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये कब होती है, -1 कब होती है, जब फाई की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, ध्यान से देखो, -1 कब होती है, जब हमारा n π/2, क्या मैंने सही बोला है, नहीं, n π/2 नहीं, n+12 पाई, क्या आप सही बोला है, n+12, यानी आप n की वैल्यू रखोगे अगर 0 नहीं, n की वैल्यू 1 से शुरुआत करोगे, 3π/2, यानी हमें -1 मिलता है 2π पे, नहीं पाई पे मिलता है ना। तो इसमें आप cos फाई की वैल्यू रखोगे, हमारे पास 2n+1 लैम्डा, इसको आप करोगे क्या, 2n+1 लैम्डा, आप करो, अब देखो आ जाएगा, फिर 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। जब हम फाई की वैल्यू, थोड़ा सा सोचने में समय लग जाता है क्योंकि 2n+1 पाई होगा भाई, अब यहाँ पे रखो, आप n की वैल्यू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा पाई, n की वैल्यू क्या आ जाए, सॉरी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, अर्थात हमें कंडीशन मिल रही है, ठीक है मिल गया। यानी अब पाई यहाँ पे आप क्या करोगे, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n+1 पाई। यहाँ पे n की वैल्यूज कहां से कहां तक है, n की वैल्यूज जो जा रही है वो जा रही है 0 1 2, ठीक है, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 2π से यहाँ पे आप डिवाइड करा दोगे आके, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 हट गया, यहाँ 2 आ जाएगा और ये पाई कट कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा x क्या बचेगा हमारे पास, n+12 लैम्डा। क्या बात क्लियर है, क्या ये कंडीशन भी देखी से लग रही है, हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या बनती है, डेल्टा x इक्वल टू n+12 लैम्डा, यानी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है मेरे पास कंडीशन, यानी λ/2 0 रखेंगे तो λ/2, फिर 3λ/2, यहाँ पर क्या मिलेंगे हमारे पास, हमको मिनिमा मिलेंगे। मिनिमा का मतलब जहाँ पे सबसे कम इंटेंसिटी होगी। अच्छा भाई, जो सबसे कम इंटेंसिटी होगी इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो मिनिमा अगर मिल रहे हैं तो हमें उसकी इंटेंसिटी निकालना भी तो आना चाहिए। इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि आई नेट क्या होता है हमारे पास, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू में कितनी रखनी है यहाँ पर -1, जैसे ही -1 पुट करेंगे तो आई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 + I2 - 2√I1 I2, कैसे, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है बिल्कुल, लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, आई नेट इज इक्वल टू √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। उसमें क्या बना था, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अब सोचो मैंने यहाँ पर 0 क्यों नहीं बोला था, 0 इस तरह से नहीं बोला था कि जरूर थोड़ी कि I1 और I2 बराबर ही हो, लेकिन अगर बराबर है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो देन यहाँ पे आई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये √I घट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0। बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला नहीं निकाला। एम्पलीट्यूड किस तरह से होता है भाई, एम्पलीट्यूड का मेन फॉर्मूला क्या था, ए नेट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2 cos फाई अंडर रूट के अंदर, ठीक है। जैसे हम cos फाई रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, cos फाई 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड बन जाएगा ए नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2 रूट के अंदर, तो यानी बन जाएगा हमारे पास A1 + A2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, यानी रूट हट जाएगा, बचे क्या A1 + A2। ये होता है ए नेट, इसके केस में इसमें हो जाता है अपोजिट, यहाँ पर क्या आ जाता है ए नेट इज इक्वल टू cos फाई, जैसे -1 रखेंगे तो क्या जाएगा A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर - 2A1 A2, यानी A1 - A2 का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचे क्या A1 - A2। क्या यहां तक बात क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी हमारी इंटरफेरेंस की, गणित के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फील के बारे में। एक जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब बतानी बाकी है। वो क्या बतानी बाकी है, आपने हर जगह एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी मैंने आपको इक्वेशंस दिखाई, मैंने आपको बोला कि y लिख लो, y इज इक्वल टू a sin ω t + kx + phi1,
इस तरह से बोला तो y1 a1 मैंने कराया, फिर a जब एम्पलीट्यूड की वहाँ पर सॉरी SSM की बात करी तो x1 करा दिया, और दूसरी वेव क्या बोली y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई टू। मैंने सब कुछ तो ठीक किया, लेकिन ओमेगा ओमेगा हमेशा बराबर लेके चला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहां पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, तभी इंटरफेरेंस होगा, वरना इंटरफेरेंस नहीं होगा। समझ रही हो? वहां पर कुछ दूसरा फिनोमिना हो जाएगा, वहां पर कुछ दूसरा फिनोमिना हो जाएगा। वो क्या होगा, वो बात की बात है, वो अभी की चर्चा नहीं है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो सोर्सेज होने चाहिए, जो सोर्सेज होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। जीरो जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है जीरो, क्योंकि कांस्टेंट भी तो जीरो ही है। और जीरो फेज डिफरेंस, यहां पर मैंने वही बात बोली है जो कि मैंने यहां पर बोली थी, लेकिन दूसरी भाषा में। दूसरी भाषा में मेरा मतलब क्या था, यहां पर मैंने गणित की भाषा में बोलते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या बोलते हैं, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। सोर्सेज कोहेरेंट का मतलब क्या है, ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक दो हाथों में दो इस तरह से मान लो हमारे पास दो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, आप दो छड़ी मान ले लो, ठीक है, दो छड़ी हमारे पास। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, उन दो छड़ियों से हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास शांत तालाब है एकदम, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक दोनों हाथों से हम दोनों छड़ियों को इसे मार रहे हैं, तो दोनों से वेव्स निकल रही हैं, दोनों से वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। सोचो एक छड़ी हम तेज तेज चला रहे हो, दूसरी छड़ी हम धीरे धीरे मार रहे हो, ठीक है ना। एक छड़ी तेज तेज, एक दूसरी धीरे धीरे धीरे, तो क्या होगा, पहले से अलग अलग तरह की वेव्स निकलेंगी और दूसरे से अलग अलग तरह की वेव्स निकलेंगी, ठीक है। तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या बात समझ आ रही है? ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो मैं चल रहा हूं भाई, ये क्या ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब क्या होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी तेजी से मतलब हमारा जो वेव है वो ट्रैवल, कह सकते हैं काइंड ऑफ कितनी तेजी से वहां पे रिपीटेशंस हो रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए और इसको वेलोसिटी से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा कि अगर किसी आदमी की वेलोसिटी तेज है और किसी एक आदमी की वेलोसिटी धीमी, जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कभी भी मान लो एक 30 पे चल रहा है, एक 20 पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में भले ही वो साथ में चले, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके बीच में फेज डिफरेंस कुछ ये हो जाए, सॉरी पाथ डिफरेंस कुछ ये हो जाएगा, फिर ये वाला ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो फिर जो पाथ डिफरेंस है फिर चेंज हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस लगातार चेंज होगा, और जब लगातार चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं फेज डिफरेंस लगातार चेंज होगा। वही बात यहां पर मैंने बोली, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए, उन सोर्सेस को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि एम्पलीट्यूड के बारे में हम कमेंट नहीं करते, एम्पलीट्यूड बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या पिक्चर क्लियर है पूरी? क्या बात समझ आई है? पक्का? अच्छा, तो एक्चुअल में क्या बनता है हमारे पास, जो फ्रिंज पैटर्न बनकर के आता है, जब हमने कंस्ट्रक्टिव देखा डिस्ट्रक्टिव देखा तो फ्रिंज पैटर्न बनता है। अभी हम यहाँ पे हालांकि YDSC की बात नहीं कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, लेकिन कुछ अगर मान लो कि हमारे पास यंग्स डबल, चलो उसमें फिर बात करते हैं, नहीं करते हैं उसको, सीधा यंग्स डबल स्लिट में बनाते हैं, किस तरह का वहां पर पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे मैंने एक आपको हिंट भी दी कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो ऑप्टिक्स का बनाया था वहां पर मैंने इसकी बात करी थी, एक्चुअल में किस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, किस बात का वेट कर रहे हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स जो भी आपके साथी हो उनके साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और कुछ और अच्छी बातें करेंगे, कुछ और मजेदार चीजें सीखेंगे, ठीक है। सीखते रहेंगे हम लोग फिजिक्स टॉक्स पे, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।